हाउ टू इंप्रूव योर सेल्स प्रोसेस। आप अपने सेल्स प्रोसेस को कैसे इंप्रूव करेंगे, यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्लान दे रहा हूँ। ये वो प्लान है जिस वाले प्लान को इस्तेमाल करके इस छोटे छोटे स्टेप पे ध्यान देकर हमने अपनी कंपनी को 245 करोड़ तक पहुंचाया था। सिर्फ यही काम किया था। तो यहाँ पे मैं आपको एक आइडियल सेल्स प्रोसेस के सारे स्टेप्स बता रहा हूँ जो आपको लेने चाहिए अगर आप अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो आपको इसमें मिस्टेक्स भी बताऊंगा और बेस्ट प्रैक्टिसेस भी बताऊंगा। तो किसी भी सेल्स के प्रोसेस की जो सबसे पहले शुरुआत होती है वो होती है आपकी जनरेट लीड्स, और जो खत्म होती है वो होती है रिपीट सेल्स को मैनेज करने से। इसके बीच में बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, एक एक को पकड़ लेते हैं। तो सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है जनरेट लीड्स। इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने देखी है वो ये है कि बिजनेस ओनर्स इस पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते, और आपके पास 5 तरीके होते हैं लीड्स को जनरेट करने के, वो पांचों तरीकों को टैप नहीं करते। सो आपको पास तरीका होना चाहिए पांचों के पांचों तरीके से लीड को टैप करने का। ये 5 ही तरीके हैं जिससे आप लीड जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है पेड लीड, मतलब आप इंस्टाग्राम, चेस्ट डायल, गूगल, फेसबुक, जहां से भी लीड ला रहे हैं आपके पास कंसिस्टेंट फ्लो होना चाहिए। ये चीज आपको जरूर टैप करनी चाहिए अगर आपका आरओआई मीट हो रहा है। नेक्स्ट, आपके पास दूसरा तरीका जो होता है वो होता है कोल्ड लीड, मतलब आपके पास एक कोल्ड डेटाबेस है, उस डेटाबेस से आप क्या कर रहे हो, बात करो, मीटिंग सेटअप कर रहे हो, उनके साथ मीटिंग लगा रहे हो। तीसरी जो तरकीब होती है वो होती है आपकी रेफरल लीड। रेफरल लीड मतलब आपके ग्राहक जिसके साथ आपने काम किया है, आपके पास डेडिकेटेड प्रोसेस होना चाहिए उस ग्राहक के साथ बात करने का और उससे लीड्स लेने। सो ये रेफरल लीड हो गई। चौथी जो लीड होती है वो होती है अफिलिएट लीड, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपका जो कस्टमर है किसी आदमी के पास हो तो आप उसके थ्रू वाली लीड्स ले सकते हो। जैसे मान लीजिए आप एक फार्मा इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आप देखेंगे जो डॉक्टर्स हो उनके पास पेशेंट्स हो। तो फार्मा इंडस्ट्री में जो कंपनी होती है क्या करती है, डॉक्टर को रीच करती है, उनके अफिलिएट लीड होती है, भाई मेरी दवाई लिख दो। सो उसके थ्रू उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट होता है। तो आपको ये सोचना है कि मेरी जो क्राउड है, मेरा जो कस्टमर है, किस आदमी के पास है। जैसे मान लीजिए अगर आप एक वार्डरोब या किचन मैन्युफैक्चरर हो तो आपका जो क्राउड है वो आर्किटेक्ट के पास हो। सो ये अफिलिएट लीड। और जो लास्ट लीड होती है वो होती है ऑर्गेनिक लीड, मतलब आपने अपना ऑर्गेनिक कंटेंट जनरेशन का सिस्टम बना रखा है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, जिससे आपको लोग रीच आउट करते हैं और आपके साथ काम करने की बात। तो एज अ बिजनेस ओनर आपके पास ये पांचों तरीके होने चाहिए लीड को ग्रैब करने के, क्योंकि आप जितनी ज्यादा लीड्स बनाओगे आपका बिजनेस उतना ही ग्रो करने वाला है। यहाँ पे आपका डेडिकेटेड प्रोसेस होना चाहिए हर चीज का जो आपके बिजनेस में हो सकता है। यहाँ पे बिल्कुल ढील मत छोड़िए, क्योंकि ये आप बढ़ा दोगे तो आपके सेल्स अपने आप बढ़ जाएंगे। तो ये हुआ आपका जनरेट लीड्स का प्रोसेस। जब आप लीड जनरेट कर लेते हो तो दूसरी जो स्टेज आती है उसे कहते हैं मैनेज लीड। तो मैनेज लीड करने का मतलब ये है कि भाई जब लीड आई है तो 3 स्टेप्स जो आपको मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए वो ये है कि हम लोग लीड का ध्यान नहीं देते, पेपर में नोट कर ली, कहीं पे नोट कर ली, फोन पे कर ली, व्हाट्सएप पे लीडें चल रही है। इससे क्या होता है, लीड्स की बहुत सारी लीकेज। मैनेज लीड का सिर्फ एक ही नियम होता है और वो नियम होता है हर लीड का हिसाब। इसका मतलब ये है कि मैं आपके पास सिस्टम में आऊं, मैं आपसे पूछूं हाँ भाई सुमित जी की लीड आई थी, दिस इज अ गुड आंसर, जिसमें आपको भाई सुमित जी नहीं खरीदेंगे, फेयर इनफ, गुड आंसर। दूसरा आंसर ये है कि भाई सुमित जी खरीदेंगे, गुड आंसर। बैड आंसर ये है कि मुझे पता नहीं सुमित जी का क्या हुआ, अरे सोच के बताता हूं। ये वाला काम नहीं होना चाहिए, ये वाली मिस्टेक आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो इसकी जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो ये होती है आपके पास लीड मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, उसके अंदर हर लीड कैप्चर होना चाहिए। अगर आपको इसके रिलेटेड वीडियो देखना तो हमने वीडियो बना रखा है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट, आपके पास जैसे मैंने कहा बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है आपके पास हर लीड का हिसाब होना चाहिए। किसी कम टीम में एक आदमी होना चाहिए, जैसे आपका कोई सेल्स कोऑर्डिनेटर जिसका काम होता है लीड को लाना, लीड को स्टोर करना, उस लीड को एलोकेट करना, सही सेल्समैन के पास पहुंचाना। और ये वो व्यक्ति होता है जिससे मैं पूछूं अगर आपकी कंपनी में आके कि भाई इस लीड का क्या हुआ, इसके पास पूरी लीड का हिसाब होना चाहिए। तो ये सेंट्रल आदमी है जो लीड्स को मैनेज करता है। इस वाला प्रोसेस अगर आपके पास नहीं है तो इस वाले प्रोसेस को टाई कर लीजिए। इसका सिंगल मेट्रिक ये है भाई हर लीड का हिसाब। मैं आपके सिस्टम में घुसूं, किसी भी लीड में घुसूं, जाके पूछूं इस लीड का क्या है, तो आपके सेल्स कोऑर्डिनेटर के पास इसका आंसर होना चाहिए। सो ये हुआ आपका स्टेप नंबर 2, मैनेज लीड्स, क्योंकि आप बड़ी मेहनत से लीड लेके आते हो, एक भी लीड नहीं। उसके बाद आपको अच्छी सेल्स के लिए जो तीसरा प्रोसेस चाहिए वो है कॉन्टैक्ट लीड। इसका मतलब जब अपने पास लीड आ गई तो हमारा काम होता है उसे रीच आउट करना। बहुत बड़ी मिस्टेक सेल्स में ये होती है कि हमारी जो लीड आती है उस लीड को हमारा सेल्स वाला बात ही नहीं करता। 2 घंटे से लीड पड़ी हुई है, 4 घंटे से लीड पड़ी हुई है, 8 घंटे से लीड पड़ी हुई है, 2 दिन तक लीड से बात ही नहीं हुई। ये नहीं हो सकता, ये वाली मिस्टेक अवॉइड करनी है। इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है, हार्वर्ड का डेटा कहता है कि भाई जब आप लीड्स को 5 मिनट के अंदर रीच आउट करते हैं तो ये कॉन्टैक्ट रेशियो होता है, जितनी ज्यादा लीडों को कॉन्टैक्ट कर पाओगे उतनी ज्यादा सेल होगी। तो जब आप 5 मिनट में किसी लीड को रीच आउट करते हो तो आपके उसको कॉन्टैक्ट करने के जो चांसेस होते हैं वो 80 से 90%। जैसे ये समय 5 से 30 मिनट हो जाता है, ये वाला जो कॉन्टैक्ट रेशियो है 20 से 30% रह जाता है। और अगर आधे घंटे से ज्यादा समय हो गया तो आपका कॉन्टैक्ट रेशियो सिर्फ 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है और इस चीज पे बहुत सारे बिजनेस ओनर ध्यान नहीं देते। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको टाइट रखना चाहिए। आपके पास अगर लीड चल के आई, दिमाग से सोचो एकदम हॉट है, उसके दिमाग में यही इशू चल रहा है, सो आपको उसी टाइम उसे कैच करना है। अगर आपने उसे आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद कैच किया, उसकी जिंदगी में कोई दूसरी प्रॉब्लम होगी, आप जो सोल्यूशन आपका वो उसके लिए ठंडा हो चुका। इसीलिए 5 मिनट में लीड को रीच आउट करना ये आपकी बेस्ट प्रैक्टिस है। ये वाला काम जरूर होना चाहिए आपके कॉन्टैक्ट लीड। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट प्रोसेस, क्वालिफाइड लीड। क्वालिफाइड लीड बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है और इस वाली चीज को जो बड़ी मिस्टेक होती है वो ये होती है कि जो अपना सेल्स वाला आदमी है, हर आदमी को अपना प्रोडक्ट या सर्विस चिपकाने की कोशिश करता है, चाहे वो काम का आदमी हो या ना। आपको बताता हूं, आपके सेल्स वाले के दिमाग में जो आपका कस्टमर है वो ना आंख बंद करे तो उसे दिखना चाहिए, उसके बाद छलनी होनी चाहिए
चाहिए कि इस छलनी से आदमी बाहर निकलेगा तभी मैं इससे सेल्स का कन्वर्सेशन करूंगा, नहीं तो मैं बात नहीं करूंगा। नहीं तो आपको इस वाली चीज का साइन इस तरीके से दिखेगा कि आपका सेल्स वाला बहुत सारे लोगों से बात कर रहा है, बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन सेल्स इतनी सी हो रही है। क्यों? क्योंकि गलत लोगों से बात कर रहे हो। गलत लोगों से जब आप बात करते हो तो सेल्स वाले का मोटिवेशन डाउन होता है, प्लस वो गलत लोगों पर समय बिताता है, आपकी एफिशिएंसी नहीं आती है सिस्टम में। सो आपके पास आपका आइडियल कस्टमर डिफाइन होना चाहिए। आइडियल कस्टमर का मतलब आपके सेल्स वाले के लड़के के पास मैं आऊं और पूछूं मुझे बताओ भाई कौन है कस्टमर, उसे पूरी तरीके से बता देना चाहिए इनके कस्टमर की एज ये है, ये शहर का रहने वाला है, ये इसके पेन है, इसकी ये रिक्वायरमेंट होती है, ये इशू। सो इसके लिए आपके पास बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आपके पास क्वालिफाइंग क्वेश्चन बने हुए होने चाहिए। ये क्वेश्चंस आपके सेल्स वाले को रटे हुए होने चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी कस्टमर से ये वाली चीज पूछ सके और कस्टमर को सिलेक्ट कर सके, यार मुझे इससे आगे बात करनी है कि नहीं करनी है। इन वाले क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो, म्यूटेंट से याद रखते हो। तो MUTANT, म्यूटेंट मतलब जैसे आपने देखा था ना कोविड का म्यूटेंट आ जाता है, सो म्यूटेंट याद रखने के लिए है। सो आपके सेल्स वाले को ये वाले क्वेश्चंस पूरी तरीके से क्लियर होने चाहिए कि मनी रिलेटेड क्या क्वेश्चंस मुझे उससे पूछने, क्योंकि अगर आपके ग्राहक के पास आपको देने लायक पैसा नहीं है तो आपकी सेल नहीं होगी। आपके पास पूरी तरीके से सेल्स के क्वेश्चन डिफाइन होने चाहिए कि भाई अर्जेंसी मैं कैसे पता लगाऊंगा, किन क्वेश्चन से अर्जेंसी पता लगाऊंगा। जैसे मान लीजिए मैं अगर एक किचन या वार्डरोब का मैन्युफैक्चरर हूं तो मैं अर्जेंसी इस तरीके से जान सकता हूं कि सर मुझे बताइए आपका गृह प्रवेश क्या है, आप कब मूव इन कर रहे हैं, कब ये वाली चीज हो रही है, इससे आपको अर्जेंसी पता चले। सो आपके पास ये वाला क्वेश्चन तैयार होना चाहिए। आप एक्सपीरियंस बिजनेस ओनर हो, आपको पता होगा। तीसरी चीज आपके पास पूरी तरीके से वाले क्वेश्चन पता होना चाहिए, कस्टमर के पास आपका बात सुनने का टाइम है कि नहीं। अगर आप उसे गलत टाइम पे रीच आउट कर रहे हो तो उस टाइम पे रीच आउट नहीं करना। चौथी चीज आपके पास बहुत जल्दी से ये वाली चीज पता लग जानी चाहिए कि आप जिससे बात कर रहे हो वो डिसीजन मेकर है कि नहीं, क्योंकि अगर आपके कस्टमर के पास अथॉरिटी नहीं डिसीजन लेने की तो आप उसे पूरी सेल्स की कहानी सुना दोगे, वो सारी बातें करेगा, उसके बाद कहेगा अच्छा मैं पत्नी से पूछ के बताता हूँ, मैं बॉस से पूछ के बताता हूँ, और आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी और आपकी सेल डिले हो जाएगी। इसलिए ये वाली चीज को फटाफट पता लगा दो। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज होती है उसे कहते हैं नो नीड। आपके कस्टमर की अगर जरूरत ही नहीं है तो आपके पास इसका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए कि वो टहलने आया, टाइम पास करने आया, प्राइस पता लगाने आया, ताकि आप फटाफट उसके साथ ज्यादा टाइम ना लगाओ। और लास्ट में आपका यहाँ पे नो टाइम की जगह एक्चुअली में नो ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर आपके कस्टमर का ट्रस्ट नहीं है इस वाली चीज पे तो आपको तुरंत उस वाली सेल से बाहर निकल जाए। सो ये आपकी प्रैक्टिस है, इससे आपके सेल्स वाले का समय बचेगा और ये वाली चीज होगी। आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए मैंने ये पूरी की पूरी ऑडिट की फाइल बनाई। ये आप लोगों को जो फाइल दिख रही है जनरेट लीड, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कौन आदमी ये वाला काम करता है और हाउ, यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। सो आप देखोगे यहाँ पे आपको तीसरा कॉलम दिखेगा क्वेश्चन का, चौथा कॉलम दिखेगा आंसर्स का, एक्चुअल नेम मतलब कौन ये वाला काम करता है, आप अपने प्रोसेस को कैसा रेट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा आपके यहाँ लीड कैसे जनरेट होती है, सो आपने लिखा भाई पेड सोर्सेज से होती है, राइट। सो पेड सोर्सेज से आपने कहा भाई एक्चुअल नेम में कौन करता है, सुमित का। सो अब आप यहाँ पे लिखोगे भाई सुमित जी की आप इस प्रोसेस से कितना खुश हो। 3/10 का मतलब ये है कि मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, बहुत ही बकवास चल रहा है। सो आप यहाँ पे लिखोगे इश्यूज। सो आपके लिए मैंने ये पूरी की पूरी ऑडिट की फाइल बना रखी है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप देखो मैंने छोटे छोटे प्रोसेस दे रखे हैं। ये वो फाइल है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं जब हम बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के साथ काम करते हैं। दिस इज द फाइल वी यूज फॉर सेल्स ऑडिट, राइट। सो मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर आप ईमानदारी से शिद्दत से इस वाली फाइल में काम करोगे, यहाँ पे ये जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं इनके आंसर दोगे तो आपकी बहुत सारी क्लैरिटी आएगी और आप इस वाले प्रोसेस को इंप्रूव कर पाओगे। आप लोगों के लिए मैंने एक ऑटो पायलट की ट्रेनिंग भी बना रखी है 45 मिनट्स की। अगर आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट पे लेकर जाना चाहते हो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम जाते हैं नेक्स्ट चीज पे, जिस चीज के आपके पूरे सेल्स वाले को पूरी की पूरी तरीके से क्लैरिटी होनी चाहिए, और वो है अंडरस्टैंड कस्टमर रिक्वायरमेंट। इसमें जनरल मिस्टेक ये होती है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने बारे में बताना शुरू कर देते हैं, मेरा ब्रांड ये है, मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, इस वाली चीज से काम कर रहा हूँ। आपके कस्टमर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके कस्टमर को सिर्फ और सिर्फ इस वाली चीज से फर्क पड़ता है कि आप उसकी रिक्वायरमेंट कितनी अच्छी तरीके से समझ सकते हो और उसे आंसर दे सकते हो। तो आपका पूरा समय इस स्टेज में आपका जो सेल्स वाला है उसकी लिसनिंग स्किल यहाँ पे काम में आती है। उसे सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे ध्यान देना है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट कैसे। सो यहाँ पे आपके पास अगर आप इस प्रोसेस स्टेप को संभालना चाहते हो तो आपके पास पूरे के पूरे कस्टमर के रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्वेश्चन होने चाहिए। वो क्वेश्चंस जो कस्टमर से आपका सेल्स वाला पूछे तो ये वाले आंसर निकल के आए। एट द एंड ऑफ दिस स्टेज, ये रिक्वायरमेंट के स्टेज में आपका जो सेल्स वाला है उसके दिमाग में इस तरीके का मैप बन जाना चाहिए। कस्टमर की या तो ये इश्यू रिक्वायरमेंट है, नंबर 2 इश्यू रिक्वायरमेंट ये है, नंबर 3 इश्यू रिक्वायरमेंट ये है, नंबर 4 इश्यू रिक्वायरमेंट ये है। ये लिस्ट उसके दिमाग में बन जानी चाहिए, क्योंकि इस लिस्ट के बेसिस पे पूरा का पूरा जो है सेल्स का कॉन्वर्सेशन चलता है। यहाँ पे आपको ये वाली चीज पता लगती है कौन सी चीज कस्टमर के लिए जरूरी है, कौन सी चीज कस्टमर के लिए जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर आप अपनी बीन बजाते रहोगे और ये नहीं समझोगे कस्टमर के लिए क्या जरूरी, कस्टमर हाँ करेगा उसके बाद चला जाएगा। इसलिए ये वाली स्टेप आपकी सेल्स की सबसे कोर स्टेप होती है। यहाँ पे आपके रिक्वायरमेंट और इश्यूज समझने के लिए आपके जो सेल्स वाले उनको पता होना चाहिए कैसे निकालूंगा। दूसरी चीज, आपका कस्टमर कोई नया नहीं आता है, आपके सेल्स वाले को ये इशू रटे हुए भी होने चाहिए। अगर मैं आपके सेल्स वाले के पास आऊं, उसका ऑडिट लूं, उससे पूछूं हाँ भाई मुझे बताओ जो आपका आइडियल कस्टमर है उसके क्या क्या इश्यूज होते हैं, उसे मुझे रटे हुए तरीके से बता देना चाहिए। इशू 1, इशू 2, इशू 3, इशू 4, इशू 5। तब इसका मतलब आपका लड़का कस्टमर रिक्वायरमेंट के लिए रेडी है, उसे पता है कस्टमर के क्या इशू है। अब मैं आपको बताता हूं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि ये स्टेज जब आप कर लेते हो इसके बाद आप मूव करते हो सेकंड स्टेज, वो है गिव प्रपोजल या सॉल्यूशन। जब आपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझ लिया, आपके पास ये लिस्ट क्लियर हो गई, तो आप क्या करते हो, मैंने जनरली देखा है सेल्स वाले ये मिस्टेक करते हैं, उनको सब बताएंगे मेरी ये चीज बढ़िया है, हम यहाँ का ब्रांड है, ये है वो
है भाई, कन्वर्सेशन को छोटा रखो। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपके जो सॉल्यूशन, आपके प्रोडक्ट फीचर में, सर्विस में 25,000 फीचर हो सकते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर कस्टमर हूं तो मुझे ये बताओ मेरी जो ये रिक्वायरमेंट निकल के आई है ये कैसे फुलफिल होगी, तुम्हारा कौन सा प्रोडक्ट फीचर है जो इस वाली चीज को फुलफिल कर रहा है। तो मुझसे सिर्फ ये वाली बात करो जो काम की बात है, और वो ये है कि भाई मेरे इश्यू रिक्वायरमेंट 1 थी, मेरे इश्यू रिक्वायरमेंट 2 थी, 3 थी, 4 थी, तुम्हारे प्रोडक्ट या सर्विस में कौन सा फीचर है जो इस वाली चीज को सॉल्व कर रहा है। सिर्फ ये चीज सॉल्व होनी चाहिए, और ये 2 पीसेज हैं जिसमें आपके सेल्स वाले की तगड़ी ट्रेनिंग होनी चाहिए। मैंने देखा है कि लोग अपने प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करते रहते हैं, प्रोडक्ट सिखा दो, प्रोडक्ट नहीं, उसे कस्टमर सिखाओ। कस्टमर के हमारे ये इश्यूज हैं, और जो हमारा प्रोडक्ट और सर्विस है, अब ये चीज इस इश्यू से जुड़ती है, ये इस इश्यू से जुड़ती है, इस इश्यू से जुड़ती है। तो अगर मैं आपके सेल्स वाले का आके ऑडिट करूं और उससे पूछूं बता भाई कस्टमर के क्या क्या इशू है, तो वो मुझे रटे रटाए सारे इश्यूज बता देना चाहिए, और उसके बाद मैं उसको अच्छा मुझे बता इशू के रेजोल्यूशन क्या है। तो आपका जो सेल्स वाला है रटे रटाए आंसर दे देना चाहिए, उसे पूरी तरीके से पता होना चाहिए इस इशू का ये फीचर है, इस इशू का ये फीचर है, ये चीज उसे रटी हुई होनी चाहिए। और जब वो कस्टमर से बात कर ले उसके बाद यही चीज उसे बतानी होती है। ये इसकी बेस्ट प्रैक्टिस है, ये आपके सेल्स वाले को पूरी तरीके से पता होनी चाहिए। आप ये वाली चीज करोगे तो आपको निश्चिंत ही बहुत सारा बेनिफिट होगा। तो ये हुई आपकी नेक्स्ट स्टेज। इसके बाद होती है आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है ऑब्जेक्शंस। मैंने देखा है यहाँ पे लोग बड़ा कम समय बिताते हैं और इस वाली चीज से डरते भी। आपको बताता हूँ, अगर कस्टमर ऑब्जेक्शन पूछ रहा है तो इसका मतलब बड़ी अच्छी बात है, इसका मतलब उससे दिलचस्पी है। आप इस वाली चीज को सोचा, आपने कस्टमर से बात करी, पूरी कहानी सुनाई, वो सब चीज में हाँ 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 कर रहा, फिर आपने पूछा अरे सर कोई क्वेश्चन आपके, उसने बोला नहीं, सब कंफ्यूज हो जाओगे यार, इसे मेरी बात समझ में आएगी। इसलिए ऑब्जेक्शन बढ़िया होते हैं। इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपका जो सेल्स वाला है उसे ये वाले ऑब्जेक्शन रटे हुए होने चाहिए। कस्टमर अगर प्राइस के ऑब्जेक्शन देता है, कस्टमर अगर ये कहता है सोच के बताऊंगा, डिले के ऑब्जेक्शन और ट्रस्ट के ऑब्जेक्शन, यार मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी चीज मेरे काम की है कि नहीं, मैं क्या क्या करूंगा, ये रटे हुए होने चाहिए। और इसका जो टेस्ट है वो इस तरीके का, मैं आपके सेल्स वाले लड़के को खड़ा करूं और उससे पूछूं भाई तू खड़ा हो जा, अब मैं तुझसे ये वाली चीज कह रहा हूं, तेरा प्रोडक्ट या सर्विस बड़ा महंगा है। अगर उसने मुझे सही से इस वाले प्राइस के ऑब्जेक्शन को हैंडल कर दिया देन वेरी नाइस, नहीं तो आपको उसे ट्रेन करना। और इसकी जो आप ट्रेनिंग है वो ऐसे करोगे कि आप कभी कस्टमर का प्राइस ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहे हो तो उस चीज को चाहो तो रिकॉर्ड कर लो, उसकी स्क्रिप्ट बनवा दो, वो अपने सेल्स वाले को दे दो, कहते भाई ऐसी कैसी रख ले, और उसकी प्रैक्टिस करवानी है जब तक वो रट के आपको सुनाना दे। इसका जो टेस्ट है वो ये चीज है भाई करके दिखा। तो आप क्या करोगे, रोल प्ले करोगे, कस्टमर बनोगे, कहोगे भाई तेरा प्राइस महंगा। जब तक वो इस वाली चीज को ना कर दे तब तक उसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर वो आपके सामने नहीं कर पा रहा तो कस्टमर के सामने नहीं कर पाएगा। और ये वो स्टेज होती है जहां पे जीतना होता है कस्टमर। सो ये तीनों के तीनों जो ऑब्जेक्शन है वो रटे होने चाहिए। वैसे आप अपने टॉप 6 ऑब्जेक्शन को लिख सकते हो, जो आपके जो भी आप सुबह शाम कस्टमर से डील करते हो उनके जो भी टॉप 6 ऑब्जेक्शन हो आप लिख लो। आप एज अ बिजनेस ओनर, आप अपने बिजनेस के सबसे तगड़े सेल्स के आदमी हो, तो उन्हें इस वाली चीज का आंसर दो कि भाई ये 6 आंसर मैं कैसे करता हूं, इसे लिखो और ये वाली चीज अपने सेल्स वाले को रटा दो। बहुत जबरदस्त आपको मजा आएगा। और इस वाली चीज के लिए जैसे मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी ऑडिट फाइल दे रखी है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि भाई आप कस्टमर के ऑब्जेक्शंस को कैसे मैनेज करते हो, क्या क्या चीजें बोलते हो, इस चीज में आपका सेल्स का आदमी ट्रेंड है कि नहीं है, ये पूरी चीज मैंने आपके यहाँ पे लिख रखी है। अगर आप ये वाली मेहनत करोगे तो आपको फायदा होगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेज आती है उसे कहते हैं क्लोजिंग सेल्स। ये वो जो स्टेज होती है जिसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक्स अवॉइड होती है। यहाँ पे क्या होता है, 2 तरीके के डर होते हैं। एक कस्टमर को डर होता है, कस्टमर को ये डर होता है यार इसने मेरे साथ इतनी मेहनत करी, ना कैसे करूं, मेरा मन, तो क्या करता है, टालता है। सेल्स वाले को ये डर होता है यार मैंने इतनी सारी मेहनत करी इस कस्टमर के साथ, यार ये ना कह दे, नहीं तो मुझे क्या हो जाएगा, या मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो यहाँ पे कस्टमर एक सोल्यूशन देता है, अच्छा मैं तुम्हें सोच कर। सो ये वाला विन विन सिचुएशन होती है जिसमें कस्टमर जीत रहा होता है क्योंकि अब उसे रूट नहीं होना पड़ेगा, आपका सेल्स वाला जीत रहा होता है क्योंकि उसे ना नहीं सुनना। सो ये वो स्टेज होती है जहां पे आपको ना सुनना चाहिए या हाँ सुनना चाहिए, लेकिन पूरी कोशिश करनी चाहिए कि कस्टमर जो है वो आपको इस वाली चीज का आंसर दे रहा है और डिसीजन ले रहा है, आपकी मदद, मतलब पूरी कोशिश होनी चाहिए उसे आंसर लेने की, उसे इनेबल करने की। तो यहाँ पे बहुत सारी मोटिवेशन और पर्सुएशन का काम आता है। तो एक लाइन है जो मैं आपको बता देता हूँ, जो हम यूज करते हैं, अपने कस्टमर्स को भी बताते हैं। जब कस्टमर ये कहे कि यार मैं सोच के बताता हूँ, एक चीज उससे पूछ, कहना सर हम लोग सुबह शाम ये काम करते हैं। अगर कोई कस्टमर हमसे ये कहता है कि मैं सोच के बताता हूँ, तो जनरली 3 चीजें होती है। पहली चीज ये होती है कस्टमर की अर्जेंसी या रिक्वायरमेंट नहीं, सर आपने मुझसे इतनी देर बात करी, ये तो रीजन नहीं है। दूसरी चीज होती है कस्टमर ट्रस्ट नहीं करता, हम जो कह रहे हैं वो वाली बात सच है। और तीसरी चीज ये होती है कि भाई कस्टमर को प्राइस का ऑब्जेक्शन होता है, प्राइस महंगा लगता है, तो सर आप मुझे बताओ क्या है। सिर्फ एक बार कस्टमर से पूछना, 95% कस्टमर आपको ये वाला मौका दे देगा, आप फिर से उसके ऑब्जेक्शन को मैनेज कर सकते हो और इस वाली चीज में आपकी बहुत ज्यादा मदद होगी। सिर्फ यही एक सेल्स की क्लोजिंग टेक्निक आप फॉलो कर लोगे तो आपका काम। अब नेक्स्ट जो स्टेज होती है इसे कहते हैं फॉलो अप सेल्स। समझ लीजिए बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, क्योंकि आपकी जो इंटेंट वाला कस्टमर होता है 3 से 5% होता है जो उसी के उसी टाइम बाय करता है। 5 से लेकर 40% कस्टमर ऐसा होता है जो उस समय बाय नहीं करता, सोच के लेता है, बाद में आता है। तो आपका ये वाला काम होता है कि आपका फॉलो अप जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। यहाँ पे जो मिस्टेक होती है सबसे बड़ी, वो मैंने पाई है बिजनेस ओनर्स के यहाँ, वो ये मिस्टेक होती है कि उनके फॉलो अप का सीक्वेंस डिफाइन नहीं होता, मैसेज डिफाइन नहीं होता, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता फॉलो। जब सेल्स वाले का मन कर रहा है तब वो फॉलो अप कर रहा है, और इससे बहुत सारे, आप समझो 5 से लेकर 40% जो लोग हैं वो आपके छूट जाते हैं, क्योंकि ये वाला जो प्रोसेस है वेल डिफाइंड है। सो इसको प्रोसेस को वेल डिफाइन करना, यहाँ पे जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है, कम से कम आपके फॉलो अप प्रोसेस में 3 चीजें वेल डिफाइंड होनी चाहिए। आपकी मैसेज की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब कि भाई पहले दिन अगर कस्टमर ने जवाब नहीं दिया, पहले दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन हम मैसेज भेजेंगे। कौन से मीडियम से भेजेंगे, व्हाट्सएप से भेजेंगे, मैसेज से भेजेंगे, कॉल करेंगे, ईमेल करेंगे, और हमारे मैसेज का कंटेंट क्या होगा।
इसमें आपके सेल्स वाले को बिल्कुल अकल नहीं लगानी चाहिए, फॉर्मूले की तरह ये वाली चीज होनी चाहिए। इस तरीके के बहुत सारे ऑटोमेशन भी बिल्ड है, लेकिन ये आपको डिफाइन करना। प्लीज इस चीज को मत छोड़िए, क्योंकि यहाँ पे आपकी बहुत सारी सेल होगी। अगर आप फॉलोअप का प्रोसेस सही से करवा दोगे तो आप देखोगे आपकी सेल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ये तो हुआ फॉलोअप का प्रोसेस जो आपने डिफाइन किया, लेकिन यहाँ पे आपको एक सेल्स कोऑर्डिनेटर भी चाहिए होगा जो हर सेल्स वाले से जाके पूछे, हाँ भाई ये वाला काम हो गया, ये फॉलोअप हो गया, ये फॉलोअप हो गया। क्योंकि सेल्स वाला क्या करता है, नई लीडें उठाता रहता है, उनसे बात करता था, पुराने वाला सामान फेंकता रहता है। वो सामान फेंकने नहीं देना, उसे पकड़ के रखना है और हर लीड का हिसाब लेना। सो आपका जो फॉलोअप का प्रोसेस है वो पूरी तरीके से टाइट होना चाहिए और वेल डिफाइंड। अब आप देखोगे कई बार ऐसा होता है कि फॉलोअप के बावजूद कस्टमर क्या करता है, फोन उठाना बंद कर देता, चीजें बंद करना शुरू कर देता। तो हम क्या करते हैं, कस्टमर को भूलिए मत। वहां पे नर्चरिंग का काम होता है, जिसे कहते हैं नर्चर सेल। यहाँ पे आपका क्या काम करना होता है, आपको एक फनल बनाना, जो कस्टमर जवाब नहीं दे रहे उन्हें एक जगह पे डाल लो, और बेस्ट प्रैक्टिस होती है उन्हें इंडस्ट्री के मैसेज या ट्रेनिंग मैसेज भेजते रहो, ताकि जिस दिन उनकी जरूरत पड़े वो आप उनके अवेयरनेस वाले जोन में हो, जिस दिन उन्हें जरूरत पड़ेगी वो आपके पास आ जाएंगे। ये वाला प्रोसेस भी डिफाइन। ये जितने मैंने आपको स्टेप बताए हैं ये आप तभी डिफाइन कर पाओगे जब ये मैंने जो आपको शीट में दिया है डेटा, ये वाली चीज भरोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल दिया, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो प्रोसेस होता है वो मैनेज रिपीट सेल्स करना है। ये प्रोसेस में क्या होता है, इस वाली चीज को लोग अवॉइड कर देते हैं, इस पे डेडिकेटेड प्रोसेस नहीं डालते। आपको बताता हूं, आपको नए आदमी लाने में कॉस्ट लगती है। पुराने वाला कस्टमर का आपका ट्रस्ट बना हुआ होता है, सेल्स का फ्रिक्शन लो होता है, उसे आप अपसेल भी कर सकते हो, क्रॉस सेल भी कर सकते हो। इस कस्टमर को प्लीज मत भूलिए। जैसे मैंने आपको यहाँ वाली चीज बताई थी, मैनेज लीड में हर लीड का हिसाब, इसी तरीके के आपका यहाँ का जो वो होता है लैंग्वेज होती है, वो ये होती है हर कस्टमर का हिसाब। आपको अपने कस्टमर की फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए, कब ऑर्डर देता है, आपको अपने कस्टमर का वॉल्यूम पता होना चाहिए, कितना ऑर्डर देता है। और अगर आपके पास कस्टमर का ऑर्डर नहीं आया तो आपके पास पूरी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि क्या दिक्कत हुई है। फिर से बता रहा हूं, मैंने आपसे आके पूछा इस कस्टमर का ऑर्डर क्यों नहीं आया, दिस इज अ गुड आंसर कि सर हम इसके साथ काम नहीं करेंगे, मजा नहीं आया। दूसरा, सर ये कस्टमर ने हमें मना कर दिया काम करने को क्योंकि हम इसका प्राइस नहीं मैच करते, गुड आंसर। तीसरा, मुझे पता नहीं, इज नॉट अ गुड आंसर। हर कस्टमर जिससे धंधा नहीं आया लौट के, उसका मुझे हिसाब चाहिए। और अगर आपको रिपीट सेल्स पे करना, मैंने इस पे डेडिकेटेड वीडियो कर रखा है जिसमें मैंने वर्कबुक और वो पूरी चीज डाल रखी है। आपको स्क्रीन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा। तो ये आपके स्टेप्स हैं सेल्स के। अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे, किसी के कुछ ज्यादा होंगे, किसी के कम होंगे, तो आपको निश्चिंत थी आपकी सेल्स बढ़ेगी। प्लीज आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।